Welcome, guys, again. Today, our topic is routine stool examinations. So, we will discuss about stool test कैसे होता है लैब में. हम उसी के बारे में बात करेंगे आज. So, हमें ये जानने से पहले कि स्टूल टेस्ट कैसे होता है लैब में, हमें ये जानना चाहिए कि स्टूल टेस्ट डॉक्टर क्यों रिकमेंड करते हैं और हमें भी कभी कभी क्यों लगता है कि हमें स्टूल टेस्ट कराना चाहिए. सो कभी कभी बॉडी में हमारे इनसफिशिएंसी हो जाती हैं, जिसकी वजह से स्टूल पास करने में प्रॉब्लम्स होती हैं, डायरिया हो जाता है. ये सारे सिम्टम्स स्टूल की वजह से ही होते हैं. सो मैंने कुछ यहाँ पे इनसफिशिएंसी, कुछ डिसीज़ मेंशन कर रखे हैं जिसकी वजह से स्टूल में प्रॉब्लम होने लगती है. सो मैंने यहाँ पे फर्स्ट मेंशन कर रखा है पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी. सो पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी क्या होता है? हमारी बॉडी में एक ऑर्गन्स होता है पैनक्रिया, जैसे कि आप सबको पता होगा. इसका काम होता है एंजाइम को डाइजेस्ट करना. सो एंजाइम को रिलीज़ करना. तो जब इससे एंजाइम रिलीज़ होते हैं वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. सो अगर इसकी इनसफिशिएंसी हो जाएगी या फिर ये ढंग से काम नहीं करेगा तो हमारा फूड ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और फिर स्टूल में दिक्कत होगी. सेकंड आता है सर्टेन इन्फेक्शंस. स्टूल में इन्फेक्शंस ऑफन बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट की वजह से होते हैं. बहुत सारे पैरासाइट, बैक्टीरिया, वायरसेस होते हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में रहते हैं और हमारे फूड को इन्फेक्टेड करते हैं, जिससे हमारे स्टूल में इन्फेक्शन हो जाता है. उसके बाद आता है बाउल डिसीज़. ऐसे डिसीज़ होते हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को इन्फ्लामेटरी बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूज जाता है. जैसे कि अल्सर हो गया, अल्सर्स हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इन्फ्लामेशन आ जाती है. उसके बाद आ गया ब्लीडिंग इन दैट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. ब्लीडिंग जब होती है, ब्लीडिंग स्टूल के थ्रू जब पास होती है, जब हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कोई इंजरी हो जाती है, इंटरनल इंजरी हो जाती है, वूंड हो जाते हैं, उसकी वजह से जो ब्लड है वो स्टूल के थ्रू पास होने लगता है. उसके बाद आता है फैट मल एब्जॉर्प्शन. सो फैट मल एब्जॉर्प्शंस क्या होता है? जब फैट का ढंग से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता तो उसकी वजह से फैट स्टूल के थ्रू पास होने लगता है. ये तो हम हो गए हमारे रीज़न्स जो हमें जानने चाहिए कि हमको स्टूल रूटीन एग्जामिनेशन क्यों करवाना चाहिए. उसके बाद हमारा आता है फिज़िकल एग्जामिनेशन. जब भी हम लैब में स्टूल चेक करते हैं तो सबसे फर्स्ट हमको उसमें फ़िज़िकल एग्जामिनेशन देखना होता है, फ़िज़िकल एग्जामाइन करते हैं. तो फ़िज़िकल एग्जामाइन करने के लिए हमको मेक श्योर कर लेना चाहिए कि जो हमने पेशेंट से सैंपल लिया है उसमें यूरिन तो मिक्स नहीं है, क्योंकि यूरिन और अगर स्टूल का सैंपल है तो उसको डायग्नोस करने में, उसकी स्टडी करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है. तो मेक श्योर कर लेना चाहिए, पेशेंट को बोल देना चाहिए जब भी हम उसको एक स्टेराइल कंटेनर देते हैं कि इसमें यूरिन का सैंपल नहीं होना चाहिए, तो हम जिससे ज़्यादा अच्छे से स्टडी कर पाते हैं स्टूल की. सो हमारे पास स्टूल है, अब सबसे पहले हमको उसमें उसकी कंसिस्टेंसी देखनी है. वैसे तो स्टूल की कंसिस्टेंसी हमेशा सेमी फॉर्म्ड होती है, ना तो वो ज़्यादा टाइट होता है ना ज़्यादा सॉफ्ट होता है. लेकिन जब भी स्टूल में प्रॉब्लम हो जाती है तो वो उसकी जो फॉर्म है सबसे पहले वही चेंज हो जाती है. लूज़ हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है और टाइट हो जाती है. लूज़ आपने देखा होगा, जब भी आपको डायरिया होता है तो उसकी वजह से स्टूल की फॉर्म लूज़ में चेंज हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है. सो उसके बाद आता है कलर. जो यूरिन का, जो स्टूल का कलर होता है वो नॉर्मल ब्राउनिश होता है. जब भी कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है तो स्टूल का कलर भी बहुत मैटर करता है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है. तो कलर ब्राउनिश से ग्रीनिश हो जाता है, डार्क ब्राउन हो जाता है, येलोइश हो जाता है, जो कि नॉर्मल नहीं होता. वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इतना मैटर नहीं करता. पेशेंट्स हमेशा स्टूल का जो सैंपल है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में लाता है, तो वॉल्यूम हम लिख सकते हैं 1 ml 2 ml इतना. उसके बाद आता है केमिकल एग्जामिनेशन में हम सिर्फ दो ही चीज़ें चेक करते हैं, एक शुगर और एक ऑकल्ट ब्लड.
शुगर जैसे कि आपको पता होगा स्टूल में बहुत ही कम डिटेक्ट होता है, बहुत ही कम मात्रा में आता है, लेकिन फिर भी हम डिटेक्ट करते हैं। तो शुगर डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कांच की ग्लास वाइल लेते हैं। उस ग्लास वाइल में 5 to 6 ml ब्लू कलर का एक रिएजेंट होता है जिसको बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बोलते हैं, उसको उसमें भरते हैं और उसमें 1 ड्रॉप स्टूल डालकर उसको बर्न करते हैं। तब तक बर्न करते हैं जब तक उसका कलर चेंज ना हो जाए, उसमें बबल्स ना आने लगें। अगर कलर चेंज होता है तो मीन्स शुगर पॉजिटिव है और नहीं होता तो नेगेटिव है। उसके बाद हम आते हैं ऑकल्ट ब्लड पे। ऑकल्ट ब्लड एक एक पट्टे का एक वो होता है, एक पट्टा टाइप का होता है, उस पे हम स्टूल को रखते हैं और उस तरीके से चेक करते हैं ऑकल्ट ब्लड को। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशंस। सो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम नॉर्मल सलाइन का यूज़ करते हैं। नॉर्मल सलाइन क्या होता है, सबसे पहले हमको एक स्लाइड लेनी पड़ती है जो कि स्टेराइल होनी चाहिए। मेक श्योर कर लें कि स्लाइड हमारी स्टेराइल हो, अदरवाइज़ उस पर और भी वायरसेस बैक्टीरिया वगैरह कंटामिनेटेड अगर होती है तो फिर हमको स्टूल हमारा जो है उसको डायग्नोस करने में प्रॉब्लम आ सकती है। सो मेक श्योर कर लें कि हमारी स्लाइड स्टेराइल होनी चाहिए। उसके बाद हम उसमें 1 ड्रॉप नॉर्मल सलाइन डाल के और 1 ड्रॉप स्टूल का डाल के मिक्स करते हैं। देन उसके बाद उसको कवर स्लिप से कवर करके अपना माइक्रोस्कोपिक एग्जामाइन करते हैं। सो माइक्रोस्कोपिक एग्जामाइन में हम क्या चेक करते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामाइन में हम पस सेल्स चेक करते हैं, आरबीसीज करते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स, अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल्स, फैट ग्लोब्यूल्स और ईस्ट सेल्स। मैं आपको बता दूं, जब भी हमारे स्टूल में पस सेल्स मिलती हैं तो उसका मीन्स है कोई भी इन्फेक्शंस अंदर हमारे इंटरनल डाइजेस्टिव ट्रैक में है जिसकी वजह से पस सेल्स आ रही हैं। आरबीसीज का कोई बड़ी बात नहीं है, आरबीसीज नॉर्मल होती हैं। हमारे स्टूल में और यूरिन में आना, थोड़ी बहुत आरबीसीज आना नॉर्मल होता है। आरबीसीज का भी यही कारण है, जब वो ब्रेक डाउन होती हैं तो वो कभी कभी स्टूल के थ्रू पास होने लगती हैं। उसके बाद बैक्टीरिया मिल सकते हैं जो कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं। बैक्टीरिया होते हैं सिजेला, इश्चीरिया कोलाई जैसे बैक्टीरिया होते हैं। पैरासाइट होते हैं फ्लैट बम, राउंडवर्म, जियार्डिया, ये सब ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल्स, जो भी हम फूड्स लेते हैं, फूड इनटेक करते हैं, कभी कभी हमारा फूड हैवी होने की वजह से या हार्ड होने की वजह से वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो वो मटेरियल भी हमारे स्टूल के थ्रू पास होने लगते हैं। उसके बाद फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं। फैट ग्लोब्यूल्स वही होते हैं जो हम लिपिड फैट्स लेते हैं, वो कभी कभी ढंग से उनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता या फिर कभी डाइजेस्ट नहीं हो पाते, तो वो हमारे स्टूल के थ्रू आने लगते हैं। उसके बाद ईस्ट सेल्स ऑफन डायरिया में देखी जाती हैं। जब भी डायरिया हो जाता है तो हमारे स्टूल में ईस्ट सेल का आना नॉर्मल सी बात है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।